नमस्कार। दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संस्मरण की सीरीज़ में आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज हम जून के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीक सबसे पहली खबर जो हमारे पास है वो ये है कि इसरो ने 2 नए पोर्टल लॉन्च किए हैं, एक भुवन पंचायत पोर्टल और एक नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट पोर्टल। भुवन पंचायत पोर्टल जो है वो रूरल लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का, उनको डिस्प्ले करने का एक पोर्टल है, और NDEM जो पोर्टल है इसके 5th वर्जन को इसरो ने लॉन्च किया है। इस 5th वर्जन में नेशनल डिजास्टर्स से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो ये 2 नए पोर्टल हैं जो इसरो ने लॉन्च किए हैं। इसके बाद आज की अगली खबर है, 3 क्रिमिनल लॉज जो हमारे यहाँ थे उनको उनके नाम में परिवर्तन किया गया है, और ये जो नए नाम हैं, ये जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, ये 1 जुलाई से इफेक्टिव होंगे, 1 जुलाई से अप्लाई होंगे। वो 3 क्रिमिनल लॉज हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय न्याय संहिता का जो ओल्ड नेम है वो है इंडियन पीनल कोड 1860। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो ओल्ड नेम है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो पुराना नाम है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इन तीनों लॉज में कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ पुराने जो कानून थे जो अभी उपयोग में नहीं आ रहे हैं उन्हें डिलीट किया गया है, या कुछ कानूनों में बदलाव किया गया है प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए। और इन सारे बदलावों के बाद अभी ये 3 जो नए लॉज हैं उन्हें हमने जारी कर दिया है, वो अब हमारे यूजेज में आएंगे 1 जुलाई के बाद से। इस हफ्ते की हमारी अगली जो न्यूज़ है वो है संथल हल से रिलेटेड। संथल हल जो है वो सीधो और कान्हो मुर्मू जो हैं, जो कि संथल रिवोल्ट जिन्होंने लीड किया था, उनके मेमोरी में ये मनाया जाता है। 30 जून 1855 को ये संथल रिबेलियन हुआ था। इसके मेमोरी में ये हल दिवस हर साल मनाया जाता है। संथल रिबेलियन का कारण क्या था? संथल रिबेलियन का कारण ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़मींदारी सिस्टम था उनके अगेंस्ट में ये रिबेलियन किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक नया पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है ई सांख्यिकी पोर्टल। ये पोर्टल जो है ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल डेटा के इजी एक्सेस के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। जब हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स डे की। ये स्टैटिस्टिक्स डे जो है 29 जून को मनाया जाता है हर साल। ये 29 जून को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जो हमारे एक स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट थे इंडिया के, जिनका नाम है PC महलानोबिस जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी रहती है 29 जून को। PC महलानोबिस एक बहुत ही बड़ा नाम है हमारे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से। क्यों ये एक बड़ा नाम है? क्योंकि इन्होंने ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 1931 में, और उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की थी 1950 में। इसके अलावा सेकेंड 5 ईयर प्लान को शेप करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्हें पद्म विभूषण, जो कि हमारे इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म विभूषण, उससे इन्हें सम्मानित किया गया है, और इनके ही नाम पे एक महलानोबिस इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा दिया जाता है। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली खबर है सुपर कैपेसिटर्स के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन तिरुवनंतपुरम के रिसर्चर्स ने इको फ्रेंडली सुपर कैपेसिटर्स बनाए। इन सुपर कैपेसिटर्स का यूज़ एनर्जी स्टोरेज के लिए किया जा सकता है। इनका बेनिफिट है कि ये बैटरी लाइफ, एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ प्रोवाइड करते हैं, हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, लो कॉस्ट सुपर कैपेसिटर्स होते हैं ये तो, और इको फ्रेंडली होते हैं सबसे बड़ी बात। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इस सुपर कैपेसिटर्स के। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने वेलेमनीज लाइफाई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, जो कि
कम्युनिकेशन चैलेंजेस जो हमारी इंडियन नेवी फेस करती है, उन चैलेंजेस को ओवरकम करेगी, उन चैलेंजेस को टैकल करेगी। अब ये लाइफाई क्या होती है? लाइफाई एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जो कि विजिबल लाइट का उपयोग करके डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करती है। इसका बेनिफिट ये है कि पहली चीज़ तो ये बहुत ही लो लाइक हाई डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे मिलेगा, लेटेंसी बहुत कम हो जाती है, डिलेज जो हैं हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में वो बहुत कम हो जाते हैं, एंड ये इजीली कहीं पे भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो हमारी विजिबल लाइट है, जो हमारे बल्ब्स हैं, एलईडी बल्ब्स, उनकी मदद से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं इस लाइफाई टेक्नोलॉजी में, और ये हमें ग्रेटर बैंडविड्थ प्रोवाइड करने का भी काम करती है। इसके बाद एक रुद्रम 1 ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसको इंडिया ने पहली बार सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ये मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मिसाइल है, डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ये मिसाइल बहुत यूजफुल रहेगी। इस मिसाइल के बारे में अब हम और जान लेते हैं। सुखोई 30 MKI जो फाइटर प्लेन है हमारा, उससे इस मिसाइल को हम इजीली लॉन्च कर सकते हैं। उसके अलावा ये मिसाइल 500 मीटर्स तक, 500 मीटर से लेके 15 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड तक ये ट्रैवल कर सकती है, और 250 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ये मिसाइल ट्रैवल कर सकती है। ये मिसाइल एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर से लेके सरफेस तक ये मिसाइल जो है वो ट्रैवल कर सकती है। अब हम इस हफ्ते की अगली खबर के तरफ आगे बढ़ते हैं। ये अगली खबर जो है हमारी आदित्य L1 मिशन से संबंधित है। आदित्य L1 मिशन एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है हमारे इंडिया की, जो लैग्रांज 1 पॉइंट पे स्थित है। इससे जुड़ी खबर ये है कि इसने अपना फर्स्ट रिवोल्यूशन जो है, फर्स्ट रिवोल्यूशन उस L1 जो लैग्रांज पॉइंट जहाँ पे ये स्थित है, उसका फर्स्ट रिवोल्यूशन इसने कंप्लीट किया है, और ये रिवोल्यूशन इसको कंप्लीट करने में 178 डेज का टाइम लगा है। ये आदित्य L1 मिशन हमारे इसरो का एक बहुत ही अहम मिशन है, इसलिए इससे जुड़ी खबर हमें जानना ज़रूरी है। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेते हैं जो इंडिया दूसरे देशों के साथ परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहला एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज इस साल हो रहा है, ये इसका 16th एडिशन है, जो कि मेघालय में ये एक्सरसाइज इन्होंने करना शुरू किया है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज की हम बात कर लेते हैं। इंडिया थाईलैंड का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है मैत्री। वो एक्सरसाइज भी इंडिया थाईलैंड के साथ कर रही है, मैत्री एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हर साल होता है और इसकी शुरुआत 2006 में हुई। कुछ इंडेक्सेस, कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हर साल या साल में 2 बार आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। बाई एनुअली ये रिपोर्ट आती है, साल में 2 बार ये रिपोर्ट जो है ये आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। ये जो एडिशन अभी जो ये रिपोर्ट जारी की गई है वो इसका 29th एडिशन है, और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताता है कि आपके देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, उसको ये दर्शाता है ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है सब कमिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा, जिसके चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर। इस रिपोर्ट ने ये बताया कि जो हमारे ग्रॉस एनपीए है और नेट एनपीए है, इस साल उनमें थोड़ा सा रिडक्शन आया है। तो ये रिपोर्ट ने इस बार हमारी इकोनॉमी का एक पॉजिटिव ट्रेंड के तरफ इशारा किया है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो थोड़े से पॉजिटिव साइड पे जा रही है, क्योंकि हमारे एनपीएस जो हैं वो लो हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब हम एक अगली रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, वो है एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम द्वारा ये रिपोर्ट जो है हर साल जारी की जाती है। इधर पे ये रिपोर्ट हर साल वर्ल्ड ड्रग डे के उपलक्ष्य पे जारी की जाती है। वर्ल्ड ड्रग डे हर साल 26 जून को मनाया जाता है। 1987 में इसकी शुरुआत की हुई थी, और ये ड्रग कंजम्पशन के बारे में बताती है कि वर्ल्ड में लोग किस रेट पे ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं या कितना ड्रग कंजम्पशन हो रहा है। जो ड्रग से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड, ड्रग्स से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं वो ये 2 एरियाज़ है। पहला एरिया तो ट्रिपल फ्रंटियर एरिया कहलाता है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पैराग्वे का जो ये एरिया है ट्रिपल फ्रंटियर एरिया,
वो सबसे ज़्यादा ड्रग अफेक्टेड एरिया, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा ड्रग यूज़ करते हैं। और जो गोल्डन ट्रायंगल एरिया है जिसमें लाओस, म्यांमार और थाईलैंड, ये एरिया भी सबसे ज़्यादा ड्रग अफेक्टेड एरिया है। तो हमें इस रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ इतनी ही बातें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकती है। अब हम एक अगली रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, वो है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट डेटा ब्रीफ रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। हर साल वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को जारी करके ये बताता है कि वर्ल्ड में कितना माइग्रेशन हुआ है और कितने रेमिटेंसेस किस कंट्री में आए हैं। तो इस रिपोर्ट के लिहाज से हमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद हम अगली रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स। ये जो वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स है ये रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। यूनेस्को इस इंडेक्स को जारी करता है, अनाउंस करता है, और ये सॉइल क्वालिटी को बताती है। वर्ल्ड में जो भी सॉइल की स्थिति है, सॉइल की क्वालिटी है, उस क्वालिटी को ये रिपोर्ट जो है वो, ये इंडेक्स जो है वो बताता है, और उस हिसाब से कंट्रीज़ को यहाँ पे रेट किया जाता है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 32% ऑफ लैंड जो है वो डिग्रेडेड है। उसकी क्वालिटी जो है, उस लैंड की जो क्वालिटी है, सॉइल क्वालिटी है, वो डिग्रेडेड है। और 25% जो हमारे इंडिया का एरिया है वो डेजर्टिफिकेशन फॉलो कर रहा है, डेजर्टिफिकेशन फेस कर रहा है वो एरिया। 25% हमारे इंडिया का एरिया जो है वो डेजर्टिफिकेशन फेस कर रहा है। वहाँ की भूमि जो है एक तरीके से बंजर होती जा रही है, 25% एरिया। अब हम एक अगली रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल। ये रिपोर्ट से ज़्यादा एक वाइट पेपर है। ये वाइट पेपर रिलीज़ किया जाता है नीति आयोग द्वारा, और अभी इस साल की जो थीम थी वो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर ये वाइट पेपर जो है वो बेस्ड था। तो हमें इस रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ इतना ही जानना है कि ये जो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल नाम का जो वाइट पेपर है या जो इंडेक्स है, जो रिपोर्ट है, वो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरी चीज़ हमें ये जानना है कि इस साल का जो इनका रिपोर्ट का जो मुद्दा था वो था फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। तो इस वीक के लिए बस इतने ही करंट अफेयर्स हैं जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट वीक हम कुछ और करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।